महतो और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 में भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं के विषय में जानेंगे। भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित यह चौथा लेक्चर वीडियो है। भू संसाधन तथा कृषि में अब तक हम लोगों ने यह जान चुका है कि भू संसाधन क्या होता है। भू संसाधन का भारत के संदर्भ में भू संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार है, भारत में भू संसाधनों का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है तथा भारत में भू उपयोग में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी जान चुके हैं कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है, भारत में कृषि के अंतर्गत आने वाले भूमि का उपयोग किस प्रकार है, और इसी के तहत हम लोग यह भी जान चुके हैं कि भारत में शस्य गहनता की स्थिति क्या है। भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत चौथे लेक्चर वीडियो में आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से निम्न विषय बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे या जानेंगे। इस लेक्चर वीडियो को हम लोग 2 खंड में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला खंड जो है वह भारत में फसल ऋतुएं, अर्थात भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी पाई जाती है, इसके अंतर्गत खरीफ फसलों की चर्चा करेंगे, रबी फसल के विषय में जानेंगे और जायद फसल के विषय में जानेंगे। और दूसरे विषय बिंदु के अंतर्गत हम लोग कृषि के प्रकार को जानेंगे। कृषि के प्रकार यहाँ पर हम लोग भारत में आर्द्रता के आधार पर कृषि के जो प्रकार किए गए हैं उसके विषय में जानेंगे। तो आर्द्रता के आधार पर भारत में कृषि के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, सिंचाई कृषि और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि। सिंचाई कृषि के अंतर्गत रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादित सिंचाई कृषि है, वहीं वर्षा निर्भर कृषि के अंतर्गत शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में बांटा जाता है। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है, इसे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो आइए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत में फसल ऋतुएं किस प्रकार से है, इसके विषय में। पहला विषय बिंदु है भारत के उत्तरी एवं आंतरिक भागों में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतुएं पाई जाती है। अतः इन ऋतुओं में जिन फसलों को उगाई जाती है उसके समूह को फसल ऋतुएं कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इन ऋतुओं में जिन फसलों को उगाया जाता है उसके आधार पर भारत में फसल ऋतुएं 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं पाई जाती है, जिन्हें खरीफ की फसल, रबी की फसल तथा जायद की फसल कहा जाता है। इन खरीफ की फसल, रबी की फसल तथा जायद की फसल हम लोग अगले स्लाइड में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है तथा किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। वहीं देश के दक्षिणी भागों की बात करें तो इस प्रकार के पृथक फसल ऋतुएं नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सालों भर उच्च तापमान तथा आर्द्रता समुद्र से निकटता के कारण बना रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल को सालों भर उगाई जा सकती है। दक्षिण भारत में विशेष करके जो तटीय राज्य हैं और दक्षिण भारत चूंकि समुद्र के निकट स्थित होता है, अतः वहाँ समकारी जलवायु पाया जाता है, समकारी मौसम होता है, ज्यादातर उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति होती है। अतः वहां पर फसल ऋतुएं नहीं पाई जाती है, विशेष करके वहां पर उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाई जाती है। इसलिए देश के इन तटीय भागों में आर्द्रता, तापमान तथा सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन एक कृषि वर्ष में 3 बार बोई एवं काटी जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के चलते, आर्द्र होने के चलते इन क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में चावल को 3 बार खेती किया जाता है वर्ष में, एक कृषि वर्ष में। अब
बारी बारी से हम लोग फसल ऋतुओं के विषय में जानेंगे। पहला जो है वह है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। देश में जब मानसून का आगमन होता है जून में, उस समय इन फसलों को लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और सितंबर अक्टूबर में मानसून जब वापसी होता है और ठंडी का शुरुआत हल्की हल्की होने लगती है, उस समय इन फसलों को काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल सबसे प्रमुख फसल है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, अरहर को तूर भी कहा जाता है, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल किए जाते हैं। तो खरीफ फसलों में कौन फसलें बोई जाती है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है इस ऋतु में। यहाँ पर एक फोटोग्राफ्स दिया गया है जिसमें खरीफ फसलों को समूह को दिखाया गया है। ये जो बैकग्राउंड में दिखाया गया है, यह चावल का फसल है, धान का फसल है। इसके बाद ये मक्के की फसल है, यहाँ पर मूंगफली है, इसके बाद कपास की खेती की जाती है, ये ज्वार है और ये बाजरे हैं। इसमें से चावल सबसे प्रमुख फसल है जिसकी खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र में विशेष रूप से उगाई जाती है। अन्य भागों में भी उगाई जाती है लेकिन प्रमुख फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वी तटीय राज्यों के कुछ क्षेत्रों में एक कृषि वर्ष में चावल की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो के रूप में उगाई जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में चावल के एक कृषि वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती है, उसको किन नामों से जानते हैं? तो ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं। अब जानते हैं रबी की फसल के विषय में। रबी की फसलें शीत ऋतु के आगमन के साथ अर्थात अक्टूबर से नवंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत अर्थात अप्रैल से जून में काट ली जाती है। रबी की फसलें कब बोई जाती है? जब सर्दी की ऋतु शुरू होती है, उस समय अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ या शुरुआत में जैसे अप्रैल से जून तक काट लिया जाता है। इस समय कम तापमान के कारण शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलें, कौन सी फसलें बोई जाती है? शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर रबी फसल का भी फोटो दिया गया है। ये बैकग्राउंड में जो पीले रंग का दिख रहा है बैकग्राउंड में, इसमें गेहूं के विषय में दिखाया जाता है। रबी की सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? गेहूं, इसके बाद जौ, ये सरसों, चना, मटर, ये प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें देश के विस्तृत भागों में उगाई जाती है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में विशेष रूप से उगाई जाती है। ये रबी की फसल कहाँ पर उगाया जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में विशेष रूप से उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में विशेष रूप से उगाया जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अमृत का काम करता है। शीत ऋतु में विशेष रूप से यह जान लें कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इन फसलों के लिए अमृत का काम करता है और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है जिसकी उत्पत्ति
भूमध्य सागर से होते हुए भूमध्य सागर से आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण होती है। अब जानते हैं जायद फसलों के बारे में। जायद फसलें की ऋतु एक अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए 2 महीने के लिए होता है तथा ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु होते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये फसलें जायद फसलें कब उगाई जाती है? रबी और खरीफ के बीच में जो कम अंतराल का समय बचता है उस समय जायद की फसलें उगाई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। इसकी खेती मार्च से जून के मध्य में की जाती है। इसकी खेती कब की जाती है? मार्च से जून महीने में, जब देश में विशेषकर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ती रहती है उस समय जायद की फसल उगाई जाती है। अब इसके अंतर्गत इस ऋतु में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारे की फसलें की खेती कृषि सिंचित भूमि में की जाती है। इन फसलें विशेष रूप से जिनके उत्पाद में पानी की प्रधानता अधिक होता है जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, सब्जियां, चारे की फसलें आदि को सिंचित क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा होती है, क्योंकि इस समय पर अत्यधिक गर्मी देश में पड़ते रहता है इसलिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये सब्जियां, ये फसलें उगाई जाती हैं। वर्तमान समय में दालों के भी कुछ ऐसे बीजों का विकास किया गया है जो ग्रीष्म काल में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। वर्तमान समय में कुछ दालों के किस्मों का भी विकास हो चुका है जो कि जायद फसल के रूप में उगाई जाती है। जायद फसलों का यहाँ फोटो दिया गया है। यहाँ बैकग्राउंड में खीरे का फोटो दिया गया है। ये तरबूजा, ककड़ी और ये सब्जियां उगाई जाती है। जायद ऋतु की प्रमुख फसलें दिखाया गया है। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। टेबल के माध्यम से उसके सारांश है वो यहाँ पर दिखाया गया है। भारत में जो फसल ऋतुएं हैं 3 ऋतुएं पाई जाती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य में बोई एवं काट ली जाती है। इसके अंतर्गत यहाँ तो भारत के 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत में कौन कौन से खरीफ के समय उगाई जाती है तथा दक्षिण भारत में कौन कौन से फसलों को उगाई जाती है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर ये उत्तरी भारत में उगाया जाता है। वहीं खरीफ ऋतु में दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली प्रमुख फसल होते हैं। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च के बीच बोई एवं काटी जाती है और उत्तर भारत में मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, तोरई, सरसों, जौ प्रमुख फसल होता है। वहीं पर दक्षिण भारत में ये चावल, मक्का, रागी और मूंगफली को उगाया जाता है। जायद फसल का जो समय होता है वह अप्रैल से जून के मध्य में बोई एवं काट ली जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें। वहीं दक्षिण भारत को देखें तो दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां और चारे की फसलें की खेती की जाती है। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से देखा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जो चावल की खेती है वह तीनों ऋतुओं में की जाती है। अधिकांश जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में चावल तीनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय बिंदु की ओर। दूसरा विषय बिंदु है कृषि के प्रकार। तो यहाँ पर कृषि के प्रकार हम लोग भारत के संदर्भ में भारत में आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार के विषय में जानेंगे। हालांकि कृषि के कई प्रकार है जिसको हम लोग यहाँ संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं पाई जाती है जो कृषि कार्य को प्रभावित करती है। विश्व में विभिन्न प्रकार की दशाएं, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं पाई जाती है जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित होता है। इन कारकों के आधार पर विश्व में कई प्रकार की कृषि पद्धतियां विकसित हुई है जैसे निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि आदि प्रमुख है। वहीं संगठन के आधार पर सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि 2 प्रकार की कृषि पद्धतियां होती है। ये जो कृषि पद्धतियां हैं
इन कृषि पद्धतियों को, जिसे हम लोगों ने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 5 में प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं जाना है या इससे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो भूगोल फॉर यू के प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित लेक्चर वीडियो के पार्ट 2 एवं 3 में विस्तार पूर्वक से चर्चा किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसका चित्र ये है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग इन कृषि पद्धतियों को जान चुके हैं, जिसमें से यहाँ निर्वहन कृषि के विषय में बतलाया गया है और यहाँ प्राथमिक क्रियाओं का दूसरा लेक्चर वीडियो और प्राथमिक क्रियाओं का तीसरा लेक्चर वीडियो में कृषि पद्धतियों के विषय में दिखाया गया। मिश्रित, डेयरी, भूमध्यसागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी कृषि, कृषि उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। तो इन कृषि पद्धतियों को हम लोग इस लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी इसका लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग भू संसाधन तथा कृषि के चौथे लेक्चर वीडियो में भारत के संदर्भ में आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। पहला है सिंचाई कृषि और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि। इन दोनों के विषय में हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक से। सिंचाई कृषि क्या है? भारत में जो आर्द्रता के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर जो बांटा गया है, पहला वर्ग है सिंचाई कृषि। इस कृषि पद्धति में फसलों का उत्पादन वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई पर निर्भर होती है। ये जो कृषि का प्रकार है आर्द्रता के, तो यहाँ पर वैसे फसलों को उगाया जाता है या इस कृषि पद्धति में वैसे फसलों को उगाया जाता है जिसको जल की आवश्यकता अधिक होती है, अर्थात ये वर्षा पर आधारित होती है और साथ ही साथ वर्षा के साथ साथ सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। सिंचाई कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है काम में देखें रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा है उत्पादित सिंचाई कृषि। यहाँ रक्षित सिंचाई कृषि, इस कृषि प्रकार में वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है और सिंचाई के माध्यम से अधिकतम क्षेत्रों में पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराने से होता है। रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। ऐसी फसलें उगाई जाती है जिसमें जल की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा ना हो तो सिंचाई की सुविधा अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो फसल नष्ट हो जाएंगी। दूसरा जो है उत्पादित सिंचाई कृषि है। उत्पादित कृषि में इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। मतलब अधिकतम उत्पादन करने के लिए फसलों को समय समय पर एकदम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर कमी हो जाए तो फसल का उत्पादन अच्छी तरह से अच्छी नहीं होगी, अतः सिंचाई अति आवश्यक है। तो उत्पादन के आधार पर इसको बांटा गया है सिंचित कृषि को। उत्पादन सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें अत्यधिक में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो प्रकार है वर्षा निर्भर कृषि। ये जो फसलें होती है वह वर्षा निर्भर कृषि होती है। इसे बारानी कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि प्रकार में फसलों का उत्पादन वर्षा आधारित होता है। वर्षा निर्भर कृषि को आर्द्रता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत वैसे कृषि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने वाले फसलों जैसे रागी, बाजरा, चना तथा गवार चारे की फसल होती है आदि प्रमुख रूप से उगाई जाती है। भारत में लगभग 1/3 भागों में वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है।
इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है इसका आर्द्र भूमि कृषि। इसके अंतर्गत उन कृषि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना। इन कृषि पद्धति को ताजे पानी के जल कृषि भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि कृषि प्रकार को क्या कहा जाता है? ताजे पानी की जल कृषि कहा जाता है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल फसलों की जरूरत से अधिक होता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ तथा मृदा अपरदन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में अधिशेष मतलब बचे हुए जो जल होता है, अधिशेष जल को सिंचाई तथा भौम जल के पुनर्भरण, भौम जल से तात्पर्य है विगत जल को वृद्धि करने से है, भौम जल के पुनर्भरण के लिए बड़े बड़े जलाशयों में जल को एकत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत निम्न 2 महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं के विषय में चर्चा किए। भारत में फसल ऋतु में किस प्रकार से है? 3 फसल ऋतु में पाई जाती है। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें से परिचित हुए। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं तथा किन किन क्षेत्रों में बोया जाता है। कृषि के प्रकार के अंतर्गत भारत के संदर्भ में आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार के विषय में देखें और इसके आधार पर 2 कृषि प्रकारों को विभाजित किया गया है, सिंचाई कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। सिंचाई कृषि को फिर 2 भागों में बांटा गया है, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादित सिंचाई कृषि। वहीं वर्षा निर्भर कृषि को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत यह चौथा लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस लेक्चर वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।